हेलो दोस्तों, नमस्कार। लवली छवि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनूराज। आपके इस चैनल पर रीट शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज से रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए संस्कृत की टेस्ट सीरीज चालू की है। इससे पहले भी हिंदी और साइकोलॉजी की 8 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। यदि नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाएं और देखें। और यदि आप इन वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए वीडियो की ओर। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान। यदि आपको कुछ देना ही है तो दान करिए, और कुछ लेना ही है तो ज्ञान ग्रहण कीजिए, और कुछ त्यागना ही है तो अपने अभिमान को त्यागिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। अधोलिखित अपठित गद्यांशम आधारीकृत निम्नलिखिता प्रश्न समाधेय। 1 से 5 तक के प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु। अस्ति यानी है, गोदावरी तीरे गोदावरी नदी के तट पर, विशाल सालमली तरु विशाल यानी बड़ा, सेमल का वृक्ष। नाना दिक देशात आगत्य अनेकों दिशाओं और देशों से आकर के, रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति रात को पक्षी वहां निवास करते हैं। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायसे प्रबुद्धे। अथ कदाचित इसके बाद कभी, अवसन्नायाम रात्रौ रात्रि के व्यतीत हो जाने पर, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी अर्थात अस्त होने जा रहे थे भगवान चंद्रमा, भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी कुमुदिनियों के नायक भगवान चंद्रमा, लघुपतनक नामा वायसे प्रबुद्धे उसी समय एक लघुपतनक नामक कौवा जागा। उसने कृतांतमिव द्वितीयम दूसरी ओर से आते हुए, कृतांतमिव यानी यमराज के समान, आयांतम यानी आते हुए, व्याधम यानी शिकारी को, अपश्यत यानी देखा। उसने दूसरी ओर से यमराज के समान आते हुए दूसरी ओर से शिकारी को देखा। तम अवलोक्य उसे देख करके, अचिंत्यत सोचा, अद्य यानी आज, प्रातरेव प्रातः ही, अनिष्ट दर्शनम जातम अनिष्ट दर्शन हुए हैं अर्थात बुरे दर्शन हुए हैं। न जाने किन अनभितम दर्शिष्यति न जाने क्या अनहोनी दिखाई देगी। अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलस चलते अतः उसका अनुसरण करते हुए व्याकुल मन से चलता है। तो इसमें अस्थि में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नाना दिक देशात इसमें कौन सी संधि है। इसके बाद कृतांतमिव यह किस शब्द का विशेषण पद है। व्याकुलस चलित इसमें संधि क्या होगी। प्रातरेव इसमें संधि क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और जो हमने प्रश्न अभी इसमें से लिए हैं 5, उनको देखते हैं। प्रातरेव इत्यत्र कै संधि। ए गुण संधि, ब दीर्घ संधि, से व्यंजन संधि और द विसर्ग संधि। प्रातरेव इसके संधि विच्छेद की बात करें तो प्रातः प्लस एव संधि विच्छेद होगा, जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी ऋतु विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट, अनिष्ट दर्शनम इत्यत्र कै समास है। अव्ययभाव समास, ब तत्पुरुष समास, से कर्मधारय समास और द नय समास।
अनिष्ट दर्शनम का समास विग्रह की बात करें तो अनिष्टम च तत् दर्शनम, अनिष्टम च तत् दर्शनम, यह समास विग्रह होगा। अर्थात दर्शन कैसे हैं, बुरे। यहां एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बतला रहा है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। अव्ययभाव समास में अव्यय या उपसर्ग होते हैं। तत्पुरुष समास में बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास राइट आंसर होगा। अनिष्टम च तत् दर्शनम, यह समास विग्रह होगा। नेक्स्ट, अवसन्नायाम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। इत्य टाप, त्रिच इनि, सानच टाप या तबतो इनि। अवसन्नायाम, इसमें अब उपसर्ग है, इसके बाद सद, इसके बाद प्रत्यय की बात करें तो इत्य प्रत्यय, और उसके बाद टाप प्रत्यय है। तो अब प्लस सद प्लस इत्य से अवसन्य शब्द बना, और इसमें टाप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो टाप में आशेष रहता है, इसलिए अवसन्ना बन गया। अब अवसन्ना शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप करने पर अवसन्नायाम शब्द बनेगा। अवसन्ना शब्द के रूप लता की तरह चलेंगे। लता की सप्तमी विभक्ति एक वचन लतायाम होता है, इसलिए अवसन्ना का भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन अवसन्नायाम हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा इत्य प्रत्यय और टाप प्रत्यय। अब प्लस सद प्लस इत्य प्लस टाप, और उसके बाद सप्तमी विभक्ति एक वचन का यह रूप है, इसलिए इत्य और टाप ये दोनों इसमें प्रत्यय हैं। तीरे इत्यत्र का विभक्ति। तीर, तीरे, इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, व पंचमी, से षष्ठी या दे सप्तमी। तीरे शब्द में मूल शब्द तीर है, जो कि अकारांत शब्द है, इसलिए इसके रूप राम की तरह चलेंगे। राम की सप्तमी विभक्ति रामे होती है, इसलिए तीर की सप्तमी विभक्ति भी तीरे होती है, इसलिए राइट आंसर होगा दे। तीरे शब्द में सप्तमी विभक्ति है। नेक्स्ट, कृतांतमिवं, कृतांतमिव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। व्याधम इति पदस्य विशेषण पदम अस्ति। इस वाक्य में व्याधम इस पद का यानी शिकारी का विशेषण पद कौन सा है? आयांतम, कृतांतमिवम, अपश्यत या द्वितीयम। इसके अर्थ की बात करें तो कृतांतमिवम यानी यमराज के समान, द्वितीयम यानी दूसरी ओर से, आयांतम यानी आते हुए, व्याधम यानी शिकारी को, अपश्यत यानी देखा। दूसरी ओर से यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। तो व्याधम यानी शिकारी, और शिकारी की जो ये विशेषता है, कैसा था शिकारी? यमराज के समान। यहाँ पर व्याधम शब्द के लिए जो विशेषण शब्द प्रयुक्त हुआ है वह कृतांतमिवम प्रयुक्त हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा वे, यमराज के समान शिकारी, और इसका विशेष पद होगा व्याधम। यानी संज्ञा व सर्वनाम पद तो विशेष पद होते हैं, और उनकी जो विशेषता बतलाते हैं संज्ञा और सर्वनाम की, वो विशेषण पद होते हैं। यहाँ पर व्याधम शब्द की विशेषता कृतांतमिवम ने बतलाई है, यमराज के समान शिकारी, इसलिए राइट आंसर होगा बे। नेक्स्ट, कुछ शब्द हैं जो मैंने पहले अंडरलाइन किए थे। नाना दिग्देशात आगत्य, मैं आशा करता हूं कि आपने कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दे दिए होंगे। नाना दिग्देशात आगत्य, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो नाना दिक प्लस देशात प्लस आगत्य। नाना दिक देशात आगत्य, अनेकों दिशाओं और देशों से आकर के। आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आगत्य की भी बात करें तो आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। नाना दिक देशात, यहाँ पर के
के का गे हुआ है यानी तीसरा वर्ण हुआ है, यहाँ भी ते का दे हुआ है तीसरा वर्ण, इसलिए तीसरे वर्ण में पहले का तीसरा वर्ण होता है, वहाँ जस्त्व संधि होती है जो कि एक व्यंजन संधि का भेद है। इससे भी आप इसको याद करने का सीधा सा तरीका है, इसमें जय ये भी तीसरे ही नंबर का अक्षर है, चे छे जय तीसरे नंबर का अक्षर है, इसमें पहले अक्षर का तीसरा अक्षर होता है, इसलिए इसको आप याद भी रख सकते हैं। जस्त्व संधि में पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, जैसे नाना दिक प्लस देसात प्लस आगत्य, यहाँ पर के का गे हो गया तीसरा वर्ण और देसात ते का दे तीसरा वर्ण हो गया, इसके बाद आगत्य, आगत्य में भी आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। सालमली तरु, सालमली तरु इस शब्द का समास विग्रह करना है। समास विग्रह क्या होगा? तो सालमली तरु यानी सेमल का पेड़, तो इसमें सेमल का पेड़ का शब्द बोल रहा है, का मतलब संबंध कारक बोल रहा है, और जिनमें कारक चिन्हों का लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास में भी बात करें तो संबंध में षष्ठी होती है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और समास विग्रह सालमले तरु, सालमले तरु, इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आयांतम, आयांतम शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय है। आयांतम शब्द की बात करें तो इसमें आंग धातु है, उसके बाद या जुड़ा हुआ है और सत्री प्रत्यय लगा हुआ है। आंग या और सत्री प्रत्यय से आयांतम शब्द बना है। व्याकुलस चलित, इसका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसके संधि विच्छेद की बात करें तो व्याकुल है प्लस ये विसर्ग है, चलित है, यहां पर विसर्ग का से हुआ है इसलिए सत विसर्ग संधि होगी, जो कि विसर्ग संधि का एक भेद है। व्याकुल है प्लस चलित है, व्याकुलस चलित है। नेक्स्ट निबसंती, निबसंती जो शब्द है इसमें आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होगा? निबसंती शब्द में नी उपसर्ग है, बस धातु है और यह है लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। निबसते निबसंती, निबसती निबसतः निबसंती, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो निबसंती जो शब्द है इसमें उपसर्ग नी उपसर्ग होगा, बस धातु है और लट लकार का रूप है ये प्रथम पुरुष बहुवचन का। आशा करता हूं मैं कि ये सभी समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं पुनः जो समझ में नहीं आया उससे संबंधित वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट पद्यांश है जिसमें 6 से 10 तक के आपको उत्तर देने हैं, जो कि ये सभी मैटर है मैंने 10वीं की क्लास से लिया है, क्योंकि बीएसईआर की जो बुक हैं उन्हीं के बारे में जो सिलेबस है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए मैंने जो भी गद्यांश पद्यांश लूँगा वो सभी 6 से 12वीं तक की बुकों में से ही लूँगा। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुवासितम मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और अच्छे वचन, मूढ़ः पाषाण खंडेषु, जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं वो पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दे देते हैं या रत्न मान लेते हैं। चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। विधीयते इत्यत्र लकार वर्तते, विधीयते इसमें लकार है, लट लकार, लोट लकार, लिरिट लकार या विधिलिंग लकार।
विधीयते शब्द है यह आत्मनेपदी धातु का है और आत्मनेपदी धातु में लट लकार में ही यह प्रयुक्त हुआ है, जिसके रूप सेबते सेबेते सेबन्ते इस प्रकार से चलते हैं। सेबते सेबेते सेबन्ते, तो यहाँ पर विधीयते है तो सेबते लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप है, इसलिए राइट आंसर होगा लट लकार। आत्मनेपदी का है, धातु परस्मैपदी होती हैं, जैसे पठती पठत पठंती, आत्मनेपदी भी होती हैं और उभयपदी होती हैं, अर्थात जिनके परस्मैपदी में भी चल जाएं और आत्मनेपदी में भी चलें वो उभयपदी धातुएं होती हैं। नेक्स्ट, जलम अन्नम इत्यत्र समास है वर्तते। जलम अन्नम इसमें समास है, तो ये तो बोलने से प्रतीत हो रहा है जलम प्लस अन्नम, जल और अन्न, अर्थात देखिए कर्मधारय समास होगा, इसमें द्विगु समास होगा या द्वंद्व समास होगा या तत्पुरुष समास होगा। अपने मन में सोच लें, आधा तो मैंने बता ही दिया आपको। देखिए जलम अन्नम, जल और अन्न, जैसे माता पिता, माता और पिता, तो सीधा ही द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके समास विग्रह की बात करें तो जलम च अन्नम च, इस प्रकार से इसका समास हो विग्रह होगा जलम च अन्नम च, जल और अन्न। च प्रत्येक शब्द के बाद लिखा जाता है। नेक्स्ट, त्रीणी इत्यत्र लिंग अस्ति। त्रीणी इसमें लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। त्रीणी शब्द है, इसमें पुल्लिंग होगा, तीन के रूप नपुंसकलिंग होगा, पुल्लिंग में त्रेय होता है, स्त्रीलिंग में तिस्त्रय होता है और नपुंसकलिंग में त्रीणी होता है, इसलिए राइट आंसर होगा से। त्रीणी इत्यत्र लिंग अस्ति, पुल्लिंग में त्रेय होता है, स्त्रीलिंग में त्रिस्त्रय होता है और नपुंसकलिंग में त्रीणी होता है, इसलिए राइट आंसर नपुंसकलिंग होगा। इसको यदि हम पद्यांश से देखें तो वहां पर भी त्रीणी रत्नानी, विशेषण विशेष के प्रसंग से रत्नानी, यहाँ भी नपुंसकलिंग है तो त्रीणी में भी नपुंसकलिंग ही होगा। जो विशेषण में लिंग होता है वो ही विशेष में भी लिंग होता है। यहाँ पर रत्नानी शब्द का जो विशेषण पद है वो त्रीणी है और इसका विशेष पद रत्नानी है। संज्ञा शब्दे संधि अस्ति। संज्ञा शब्द में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, पूर्व रूप संधि या विसर्ग संधि। सॉरी, संज्ञा शब्द में संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस ज्ञा। इसमें मैं का अनुस्वार हो जाता है, अर्थात मो अनुस्वार संधि है जो कि व्यंजन संधि का भेद है, इसलिए राइट आंसर होगा बे। मोय अनुस्वार संधि में मैं का अनुस्वार हो जाता है, जैसे हरीम बंदे तो हरीम बंदे, इस प्रकार से यहाँ हमारी मोय अनुस्वार संधि होगी जो कि व्यंजन संधि का भेद है, इसलिए राइट आंसर होगा बे। नेक्स्ट, अस्मिन श्लोके किम छंदे। इस श्लोक में छंद कौन सा है? बसंत तिलिका, मालिनी, आर्या या अनुष्टुप। ये तो पुनः पद्यांश की ओर जाना होगा। देखिए सबसे पहले आपको छंद का जब भी प्रश्न आए तो वर्णों को काउंट करना है। इसमें वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले चरण में 8 वर्ण हैं। आधे वर्णों की गिनती नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे चरण में भी 8 हैं। इसी प्रकार तीसरे में भी 8 हैं और चौथे में भी 8 हैं। टोटल वर्ण इसमें 32 हैं। 32 जिसमें वर्ण होते हैं टोटल ही, अर्थात प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, वहां पर अनुष्टुप छंद होता है। अनुष्टुप छंद की और विशेषताओं की बात करें तो इसके
टोटल वर्णों तो 32 होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक चरण का जो 5वां वर्ण होता है वो हमेशा लघु होता है और 6वां वर्ण हमेशा गुरु होता है। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण हमेशा लघु रहेगा, छोटा रहेगा, और 6वां वर्ण रहेगा वो हमेशा गुरु रहेगा। देखते हैं 1 2 3 4 5, 5वां वर्ण नी है और 6वां वर्ण रे है। इसमें 1 2 3 4 5वां वर्ण सु है और 6वां वर्ण भा है। तो नी शब्द है, छोटी की मात्रा है इसलिए लघु है। इसके बाद रे शब्द है, रे यहाँ पर तो ए है लेकिन इसके बाद आधा अक्षर आ रहा है इसलिए यह लघु न होकर के दीर्घ हो जाएगा। यदि ह्रस्व स्वर की मात्रा लग रही हो और उसके बाद यदि आधा वर्ण हो तो वह ह्रस्व न होकर के दीर्घ की गणना में आता है। ह्रस्व स्वरों की बात करें तो संस्कृत में ह्रस्व स्वर छोटे स्वर 5 होते हैं, ए, ई, उ, ऋषि और लृ। इसके अलावा सभी स्वर जितने भी हैं वो दीर्घ स्वर में आते हैं। यहाँ पर 5वां वर्ण लघु है, 6वां वर्ण दीर्घ है। इसमें भी सु छोटे उ की मात्रा है जो कि लघु है, भा आ की मात्रा है, दीर्घ है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा अनुष्टुप छंद। इस श्लोक का में जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है, इसलिए राइट आंसर होगा दे। इस छंद के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। अनुष्टुप छंद में कुल 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पद में 8 वर्ण होते हैं जैसा कि हमने अभी देखा, और प्रत्येक चरण का जो 5वां वर्ण होता है वो हमेशा लघु होता है और 6वां वर्ण गुरु होता है। इसके अलावा दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण छोटा होता है, लघु होता है, और पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण गुरु होता है। इसके अलावा कुछ इससे संबंधित और शब्द हैं, त्रीनि रत्नानि और पाषाण खंडेषु। इन दोनों में कमेंट करके जल्दी से इनका समास विग्रह करके और समास का नाम भी आप बता दें। त्रीनि रत्नानि, त्रीनि रत्नानि, इसमें मूल त्रिरत्नम शब्द है। थोड़ी गले में प्रॉब्लम है आज। इसका समास विग्रह होगा रत्न त्रयम। त्रीनि रत्नानि रत्न त्रयम, जो कि द्विगु समास का उदाहरण है। त्रीनि रत्नम यानी रत्न त्रयम, यह समास विग्रह होगा और द्विगु समास का उदाहरण है। पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु, इसके समास विग्रह की बात करें तो पत्थर का टुकड़ा, यानी का शब्द बोला है तो वो ही संबंध कारक बोल गया, और संबंध बोल गया तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके समास विग्रह की बात करें तो पाषाणस्य, षष्ठी विभक्ति लगा देंगे अगले पद में, पाषाणस्य, और बाद वाले को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, पाषाणस्य खंडेषु, पत्थर का टुकड़ा। इसमें समास तत्पुरुष समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। वह आसन पर बैठता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद है अस्ति। वह आसन पर बैठता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है त्वम आसनम अधितिष्ठति, से आसनम अधितिष्ठति, सा आसनः तिष्ठति, से आसनेन अधितिष्ठति। त्वम आसनम अधितिष्ठति, यहाँ पर त्वम शब्द का अर्थ वह नहीं करके तुम होता है, इसलिए ये तो पहले ही कट जाएगा। इसके बाद वह आसन पर बैठता है, यहाँ पर पुल्लिंग है इसलिए सा भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में से कौन सा राइट है। से आसनेन अधितिष्ठति, आसनेन वह आसन पर बैठता है, तो यहाँ पर अधितिष्ठति जो शब्द है, यदि किसी धातु में आगे उपसर्ग लग जाता है तो वहां तृतीय विभक्ति प्रयुक्त नहीं होती है, जबकि द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे अधितिष्ठति, अध्यासते, अधिसेते, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बे, से आसनम अधि
अधितिष्ठति, अधितिष्ठति शब्द आ जाए, अध्यास्ते शब्द आ जाए या अधिसेते शब्द आ जाए, इनके लिए एक सूत्र भी है, अधि सिंह स्तासाम कर्म है, अधि सिंह स्तासाम कर्म है। एक बार मेरे साथ बोलें, अधि सिंह स्तासाम कर्म है। इनसे शब्द निकल के आते हैं तीन, अधिसेते, अधितिष्ठति और अध्यास्ते। यानी शॉर्ट तरीका, आगे धातु में उपसर्ग लग जाए तो वहां द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसलिए राइट आंसर होगा बे, से आसनम अधितिष्ठति। से वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, से वर्ण का उच्चारण स्थान है, ए तालु, बे कंठ, से दंता और दे मूर्धा। से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, ऋटुर सानाम मूर्धा, ऋटुर सानाम मूर्धा। इसमें रे, टे वर्ग, रे और से षटकोण वाला, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है। जबकि लितुलसानाम दंता यह है तालुक, सॉरी लितुलसानाम दंता यह है इसका है दंत का। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ये इसका है। और जो मूर्धा शब्द है इसमें ऋटुरसानाम मूर्धा होगा, जबकि तालु का इचु यसानाम तालु। इस प्रकार से यहां पर जो से वर्ण है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। माता भोजनम पचती, वाच्य परिवर्तनम कुरुत। माता भोजनम पचती, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वाच्य है कौन सा। तो माता इसमें प्रथम विभक्ति प्रयुक्त हुई है, भोजनम में द्वितीया है, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है, अर्थात कर्तृवाच्य में ये वाक्य है। अब कर्तृवाच्य को हमें कर्मवाच्य में बदलना है। कर्तृवाच्य को जब कर्मवाच्य में बदलते हैं तो जो कर्ता होता है उस प्रथमा को तृतीया विभक्ति में लिख देते हैं और कर्म को प्रथमा विभक्ति में लिख देते हैं। वह जो क्रिया होती है उस क्रिया को कर्म के अनुसार लिखते हैं। यानी वैसे इनकी संख्या की बात करें तो 121 और 311। यानी कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जबकि कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्ता तृतीय विभक्ति में बदल देंगे, कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदल देंगे और क्रिया को कर्ता के अनुसार न कर लिखकर कर्म के अनुसार लिख देंगे। देखते हैं अब आंसर। माता, इसकी तृतीय विभक्ति देखते हैं तो मात्रा होती है, मात्रा होती है और मात्रा होती है, मातु नहीं होती है, तो ये पहले ही कट जाएगा। इसके बाद अब कर्म देखते हैं तो यहाँ पर कर्म भोजनम है, तो भोजनम की प्रथमा विभक्ति यह है नपुंसकलिंग का शब्द है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो भोजनम का भोजनम ही रहेगा। तो केवल एक में है भोजनम, इसमें भोजने है, इसमें भोजने है, तो ये भी दोनों कट जाएंगे, भोजनम शब्द रहेगा। और पच्यते, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब धातु की बात करें तो सबसे पहले मूल धातु को लिखते हैं जिसमें मूल धातु पच है, उसके बाद ये वर्ण जोड़ते हैं और जो परिस्मैपदी धातु है उसको आत्मनेपदी में बदल देते हैं। जैसे पचती को पचते, यानी अते एते अंते, अते एते और अंते। चूंकि यहाँ पर भोजनम शब्द एक वचन में है इसलिए अते एक वचन का है, तो पच प्लस ये प्लस अते बराबर बनेगा पच्यते। मात्रा भोजनम पच्यते, राइट आंसर होगा हमारा से। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया ये वाच्य परिवर्तन का तो कमेंट जरूर करें, मैं वाच्य परिवर्तन पर वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। अगला सूक्ति से संबंधित प्रश्न है, सठे रिक्त स्थान समाचारित, साठ्यम, पाठ्यम, गवाम या साठ्यम। तो सठे साठ्यम समाचरित से सलगम वाला होगा, ये से षटकोण से सरप वाला नहीं होगा। सठे साठ्यम समाचरित, राइट आंसर होगा दे। नेक्स्ट,
अशुद्धम वाक्यम चुनूत, अशुद्ध वाक्य को चुनना है। वृक्षात फलम पत्ति, से कंदुके क्रीडति, धेनु दुग्धम ददाति, से मृगम बानेन हंति। वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो इसमें वृक्षात में पंचमी विभक्ति ही है, इसलिए यह तो राइट आंसर होगा। इसके बाद से कंदुके क्रीडति, वह गेंद से खेलता है, सहायक साधन होता है। सहायक साधन में हमेशा तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो कंदुके जो शब्द है, कंदुक का तृतीय विभक्ति कंदुके न होकर के कंदुकेन होता है, इसलिए यही गलत हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। अगले वाक्य को देखते हैं। धेनु दुग्धम ददाति, दा धातु के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, जो कि सही है। से मृगम बानेन हंति, वह मृग को बाण से मारता है। यहाँ पर जो इसका सहायक साधन है वो बाण है, सहायक साधन में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, यहाँ बाण में भी तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है बानेन, जबकि कंदुकेन बनना चाहिए था, जो कि इसमें कंदुके ही लिखा हुआ है, इसलिए यह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो होगा से कंदुके क्रीडति। अब शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न हैं। 15 प्रश्न व्याकरण से संबंधित होते हैं, प्रत्येक टेस्ट में यही रहेगा शेड्यूल, और 15 प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित होंगे। बिल्कुल जिस प्रकार से पेपर आता है उसी बेस पर आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। यदि आप इसी प्रकार के और मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूं। यदि मुझे सब्सक्राइब मिलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, अन्यथा मुझे वो आप समझ ही रहे हैं। कति विधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषाया सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति, कितने प्रकार के कौशलों में निपुणता संपादित करने के लिए भाषा का सांकेतिक प्रयोजन है। तो कौशलों त्रिविधेषु, चतुर्विधेषु, द्विविधेषु या पंचविधेषु। कौशलों की बात करें, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। श्रवणम, वाचनम, पठनम और लेखनम। तो 4 प्रकार के कौशलों में कुशलता संपादित करना भाषा का प्रयोजन है, इसलिए राइट आंसर होगा चतुर्विधेषु कौशलेषु। नेक्स्ट, छात्राणाम द्वितीयो लक्षित अधिगम विशेष किम नामकम कौशलम अस्ति, छात्र के लिए दूसरा जो लक्षित अधिगम विशेष का कौशल है उसका नाम क्या है। श्रवण कौशल, व पठन कौशल, भाषण कौशल और लेखन कौशल। जो कौशलों का क्रम है, सबसे पहले बालक सुनेगा तो पहले नंबर पर श्रवण कौशल, उसके बाद भाषण कौशल बोलेगा, फिर उसके बाद पढ़ेगा और फिर लास्ट में लेखन कार्य करेगा। इसलिए जो द्वितीय कौशल है वह भाषण कौशल होगा, इसलिए राइट आंसर होगा गे भाषण कौशल। जबकि जो मारिया मोंटेसरी जी हैं उन्होंने लेखन कार्य को पठन कार्य से पूर्व रखा है, अर्थात उनका क्रम है पहले श्रवण कौशल, उसके बाद भाषण कौशल, फिर लेखन कौशल और उसके बाद पठन कौशल। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अधिगम प्रक्रियायां केषां विशेष भूमिका अस्ति, अधिगम की प्रक्रिया में किसकी विशेष भूमिका है। दृश्य उपकरणानां, दृश्य श्रव्य उपकरणानां, श्रव्य उपकरणानां या दर्शपन्नकानां। अधिगम की प्रक्रिया में जो विशेष भूमिका होती है, सर्वाधिक भूमिका होती है, वो दृश्य और श्रव्य सामग्री उपकरणों की होती है, जो देखे भी जा सकें और सुनाई भी दें। वो ही साधन विशेष भूमिका निभाते हैं सीखने के लिए। नेक्स्ट, मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किं मापितुं शक्यते, मूल्यांकन से छात्र की पूर्णता माप सकते हैं। वैदुष्यम, विदुषता की, चतुर्यम,
व्यक्तित्वम या प्रतिभ्यम। तो मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्तित्वम की पूर्णता को मापा जा सकता है, इसलिए राइट आंसर होगा ग। बहु श्लोक कंठस्थीकरणम कस्याम परीक्षायाम अपेक्षते। अपेक्षते का अर्थ होता है चाहिए। बहुत से श्लोकों को कंठस्थीकरण करना कौन सी परीक्षा के लिए चाहिए? अंत्याक्षरी परीक्षा के लिए, शलाका परीक्षा के लिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए या निबंधात्मक परीक्षा के लिए? तो बहुत से श्लोक हमें अंत्याक्षरी परीक्षा में याद करने होते हैं, क्योंकि अंत्याक्षरी में एक श्लोक के बाद एक श्लोक बोलना होता है। तो अंत्याक्षरी परीक्षा के लिए कंठस्थीकरण श्लोकों का करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए राइट आंसर होगा के। जबकि जो शलाका परीक्षा है, इसके अंतर्गत किताब में एक शलाका रख दी जाती है और उसको खोला जाता है। वह जहाँ से खुलती है वहीं से प्रश्न विद्यार्थी से पूछे जाते हैं। और वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है, इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन होते हैं। और निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा बालक की जो कल्पना शक्ति है उसका विकास किया जाता है, उसकी लेखन शैली का भी विकास इसमें सर्वाधिक होता है। साक्षात्कारे का परीक्षा आयोज्यते। साक्षात्कार में कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंध रूप परीक्षा या निदानात्मक परीक्षा? साक्षात्कार यानी आज की भाषा में कहें तो इंटरव्यू मौखिक रूप में होता है, इसलिए मौखिक परीक्षा साक्षात्कार में आयोजित की जाती है। राइट आंसर होगा ख, मौखिक परीक्षा। संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है सामान्य शिक्षण, प्रशिक्षण, विश्लेषणात्मक शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण? संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का उपचारात्मक शिक्षण प्रयोजन होता है। राइट आंसर होगा घ। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण अवसरे कस्य उपादेयता वर्तते? ज्ञानात्मक पक्षस्य, भावात्मक पक्षस्य, क्रियात्मक पक्षस्य या उपर्युक्त पक्षत्रयम्? परिष्कृत एक अच्छा शुद्ध प्रश्न पत्र के निर्माण के समय किन किन की उपादेयता है? ज्ञानात्मक पक्ष की, भावात्मक पक्ष की या क्रियात्मक पक्ष की? तो इन तीनों ही पक्ष की उपयोगिता होती है। ज्ञान पक्ष का भी ध्यान रखा जाए, भाव पक्ष का भी रखा जाए और क्रियात्मक पक्ष का भी रखा जाए, इसलिए राइट आंसर होगा उपर्युक्त पक्ष त्रयम। नेक्स्ट, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय कदा संगठिता? आचार्य नरेंद्र देव समिति दूसरी कब संगठित हुई? 1940 तमे वर्षे, 1952 तमे वर्षे, 1948 तमे वर्षे या 1951 तमे वर्षे? जो आचार्य नरेंद्र देव समिति है वो दूसरी 1952 तमे वर्ष में आयोजित संगठित हुई। राइट आंसर होगा ख। नेक्स्ट, छात्राणां भाव प्रकाशनस्य शक्ति विकास भवति। वाद विवाद विधिना, पारायण विधिना, प्रश्नोत्तर विधिना या पाठशाला विधिना? छात्रों में भाव प्रकाश की शक्ति का विकास सर्वाधिक जो वाद विवाद विधि है उसके द्वारा होता है। जबकि जो पारायण विधि है, पारायण विधि में रटाया जाता है, इसमें भाव प्रकाशन का विकास नहीं होता है। पारायण एक प्राचीन विधि है। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नोत्तर किए जाते हैं और पाठशाला विधि यह भी एक प्राचीन विधि है, इसलिए राइट आंसर होगा वाद विवाद विधिना। वाद विवाद विधि के द्वारा छात्र में भाव प्रकाशन शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति संरक्षणाय का पद्धति नितराम उपयुक्ता भवति। भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कौन सी पद्धति महत्वपूर्ण उपयुक्त है? भंडारकर पद्धति, ब परंपरागत पद्धति, से पाठ्यपुस्तक और घ निर्बाध पद्धति? तो भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए जो परंपरागत पद्धति है वो ही बहुत उपयोगी है, इसलिए राइट आंसर होगा ख। शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्या पद्धते उद्देश्यम अस्ति।
शिक्षण में सुलभता प्रदान करना, यह किस पद्धति का उद्देश्य है? निर्बाध पद्धति, भंडारकर पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति या परंपरागत पद्धति? शिक्षण में सुलभता उत्पन्न करना पाठ्यपुस्तक पद्धति का उद्देश्य है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक जो पद्धति के अंतर्गत बालक कितनी भी बार अपनी पुस्तक को पढ़ सकता है और उससे उसको सहायता भी मिलती है। सहायक पुस्तिका के रूप में पाठ्यपुस्तक ही उसका सहारा होती है और इसीलिए यह सौलभ्य संपादन है शिक्षण के क्षेत्र में। आज का कै शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास तीव्र गतिम आदधाति। कौन सा शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास में तीव्र गति देता है? अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास से सिद्धांत है, रुचि सिद्धांत है, मौखिक कार्य से सिद्धांत है, सक्रियताया सिद्धांत है। तो कौन से सिद्धांत से मानसिक विकास में तीव्रता बढ़ती है? सक्रियता के सिद्धांत से मानसिक विकास में तीव्रता आती है। बालक जितना सक्रिय होगा वह उतना ही ज़्यादा उसको सीखेगा और उसका मानसिक विकास कार्य करेगा, अर्थात उसमें जो मानसिक विकास है अर्थात कार्य करने में उसकी तीव्रता बढ़ेगी। इसलिए सक्रियता का सिद्धांत राइट आंसर होगा घ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान पूर्णम सत्य असत्य निर्णय बहु समाधान प्रश्नाश्च इत्येते प्रकारा कस्य परीक्षायाम सन्ति। अर्थात रिक्त स्थान पूर्ति वाले, सत्य असत्य वाले और बहु समाधान प्रश्न, अर्थात बहुत विकल्पों में से एक विकल्प चुनना, यानी 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना, ये कौन सी परीक्षा के अंतर्गत आते हैं? शलाका परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंध रूप परीक्षा या अंत्याक्षरी परीक्षा? तो रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, सत्य असत्य वाले प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न, जो बहुत में से एक का समाधान अर्थात एक को चुनना होता है, वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्दस्य को अर्थ है अधिगमनम, अवबोधनम, सर्वविध दोषानाम निराकरणम या संप्रेषणम। शिक्षा के क्षेत्र में उपचार इस शब्द का क्या अर्थ है? तो शिक्षा के क्षेत्र में उपचार इस शब्द का अर्थ सर्वविध दोषानाम निराकरणम, अर्थात सभी दोषों का निराकरण करना उपचार शब्द का अर्थ है। उपचारात्मक शिक्षण के पहले निदानात्मक परीक्षण भी किया जाता है। उसके अंतर्गत बालक की जो कमियां हैं उनको जांचा जाता है, पता लगाया जाता है। उसके बाद उन कमियों का जो निदान है अर्थात उन दोषों का जो निराकरण है, सभी दोषों का निराकरण उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए राइट आंसर होगा गे। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिव होते हैं। थैंक